हम कमांडर अब्दुल हक की बैठक में पहुंच चुके थे। वो वहां नहीं था, अलबत्ता कमांडर अब्दुल रशीद वहां मौजूद था। वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था, जबकि पलवशा तो उनके साथ रह चुकी थी। हमें पुरतपाक अंदाज में खुशामदीद कहा गया। रात का खाना खाकर पलवशा मुझे इशारा करके वहां से निकल गई। उसकी वापसी 2-3 घंटों बाद हुई थी। उसे 3 दिन हुए हैं अफगानिस्तान से लौटे हुए, और परसों वो डम्बरियानी से आगे वाखदाई जा रहा है। सच? मैंने पुरजोश लहजे में पूछा। उसने हैरानी से पूछा, हाँ बिल्कुल सही इत्तला है, मगर तुम किस बात पर खुश हो रहे हो? 1 मिनट। मैं उठकर कमांडर अब्दुल रशीद के कमरे की तरफ बढ़ गया। इशा की नमाज के बाद वो 1-1.5 मुशावरत करते थे, और मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अभी तक जगा जाग रहा था। बाकी आदमी 2-3 मिनट पहले ही उसके कमरे से रुखसत हुए थे। मैं अंदर आ सकता हूँ? उस वक्त कमांडर अब्दुल रशीद सोने के लिए अपना बिस्तर ठीक कर रहा था जब मैंने अंदर आने की इजाजत मांगी। उसने खुश अखलाकी से इस बात में सर हिलाया, आ जाएं। मैंने कहा, जहमत देने के लिए माजरत खा हूँ। वो बोले, जहमत की कोई बात नहीं, आए बैठे और कहवा या चाय पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा, नहीं जनाब शुक्रिया। मैं जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ गया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गए। हुक्म करो। इस मर्तबा मैंने अपनी जरूरत उसके सामने दोहरा दी। वो बोला, हाँ ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसका मालिक मैं नहीं हूँ, इसलिए मुआवजा अदा करना पड़ेगा। उसने बेतकल्लुफाना दिल की बात वाज़ेह कर दी। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया, ठीक है जनाब, जितनी रकम चाहिए होगी मिल जाएगी। उन्होंने पूछा, ये सामान किस वक्त चाहिए होगा? मैंने कहा, सुबह। ये कहकर मैं उससे इजाजत लेकर वहां से निकल आया। पलवशा बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे वापस पहुंचते ही उसने पूछा, तुम कमांडर अब्दुल रशीद के पास किस लिए गए थे? मैंने कहा, अगर वो इत्तला सच्ची है जो तुमने मुझ तक पहुंचाई है, तो परसों कबील खान के खिलाफ कार्रवाई करने का मंसूबा मैंने सोच लिया है। उसने बेताबी से पूछा, भला वो कैसे? मैंने कहा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कबील खान के साथ मुहाफिजों की कितनी गाड़ियां होंगी? वो बोली, 4 गाड़ियां मुहाफिजों की और 5वीं उसकी अपनी होती है। 5 गाड़ियां डबल केबिन हैं और हर गाड़ी में 5 या 6 आदमी होते हैं। मैंने कहा, मतलब मजमूई तौर पर 25-30 बंदे होते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ। फिर पूछा, अब तुम ये बताओ कि हम 2 आदमी इन 25-30 आदमियों पर कैसे काबू पाएंगे? और मैं उसे अपना मंसूबा बताने लगा। मंसूबा सुनते ही उसने कहा, इसमें काफी खतरा है। मैंने उसकी तरदीद के बगैर कहा, कबील खान जैसे खबीस को जहन्नम हासिल करने के लिए खतरे तो मोल लेना पड़ते हैं। कहकर वो फकत सर हिलाकर रह गई थी। उसके बाद हम मंसूबे की जुज़ियात मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कबील खान को ठिकाने लगाने के बाद हम उसके आदमियों से जान छुड़ा कर आ गए थे। एक पहाड़ी उतरकर नाला क्रॉस करने के बाद पलवशा ने एक मुनासिब जगह पर रॉकेट लॉन्चर को छुपा दिया कि बगैर रॉकेटों के वो हमारे लिए फालतू वजन ही था। रॉकेट लॉन्चर से जान छुड़ाकर हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। 2-3 घंटों बाद हम वहाँ से काफी दूर निकल आए थे। इस दौरान हमने एक और बुलंदी सर करके उसकी दूसरी जानिब ढलवान में नीचे उतर गए। सूरज पहाड़ों के अकब में छुप गया था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। दूर से नजर आने वाले चंद घरों को देखकर पलवशा ने अपनी समत तब्दील की और बाएं हाथ मौजूद पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उसी वक्त झाड़ियों के अकब से गधे पर लकड़ियां लादे एक उधेड़ उम्र शख्स नमूदार हुआ। उसका रुख चंद 100 गज दूर नजर आने वाले घरों की जानिब था। उसने हमें देख लिया था। हम उसे नजरअंदाज किए ढलवान पर चढ़ते रहे। पहाड़ी पर पहुंचते ही वो दूसरी जानिब उतरे बगैर ऊपर ही ऊपर चलने लगा। मुसलसल चलने की वजह से हमारा पसीना बहने लगा था। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मैंने नाम लिए बगैर आवाज दी, पानी तो दे दो। सफरी थैले में से पानी भरी बोतल पलवशा ने निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाई और एक पत्थर पर बैठ गई। मैं भी एक हमवार पत्थर के नीचे बैठ गया। शाम का मलगजा अंधेरा तारीकी में तब्दील होने लगा था। पानी पीकर मैंने बोतल उसकी जानिब बढ़ा दी। बोतल लेकर उसने मुंह से लगा ली। चंद मिनट आराम करने के बाद वो खड़ी हो गई। मैंने उठते हुए पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जिस तरफ निकल आए हैं ये इलाका मेरा भी देखा भाला नहीं है। सुबह की रोशनी ही से मैं अंदाजा लगा सकूंगी कि हमारा रुख किस जानिब है। मैंने पूछा, तो क्या सारी रात हम यूं ही टामक टोइयां करते रहेंगे? वो बोली, कोई मुनासिब जगह देखकर रात गुजार लेते हैं। वो भी मेरी तरह आराम करने के हक में थी। हम उसी तरह बुलंदी पर सफर करते रहे। 10-15 मिनट बाद वो पहाड़ी दाएं जानिब एक दूसरी पहाड़ी की तरफ मुड़ गई, लेकिन दोनों पहाड़ियों के बीच एक गहरी जगह मौजूद थी। अब अंधेरे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो दबी हुई जगह कितनी गहरी थी। अंधेरा काफी गहरा हो गया था। मुझे ठोकर लगी और मैंने बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। मैंने फौरन कहा, टॉर्च तो जला लो।
थैले से टॉर्च निकालकर उसने मेरी जानिब बढ़ा दी। वो उतराई इतनी ज्यादा नहीं थी। उस दबी हुई जगह के बाद हमारे सामने एक पहाड़ की बुलंदी शुरू हो रही थी, जबकि दाएं बाएं 2 नालों की उतराई थी। बजाय ऊपर जाने के वो बाएं नाले में उतरने लगी। नाला काफी तंग था। टॉर्च की रोशनी दाएं बाएं फेंक कर मेरी निगाहें किसी मुनासिब जगह की तलाश में भटक रही थी। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद मैं काफी थकन महसूस कर रहा था। कोशिश के बावजूद कोई मुनासिब जगह नजर नहीं आ रही थी। काफी देर की खामोशी के बाद उसकी आवाज उभरी, पिस्तौल तैयार हालत में रखो, यहाँ किसी जंगली जानवर से भी मुठभेड़ हो सकती है। करते हुए मैंने टॉर्च बाएं हाथ में थामते हुए दाएं हाथ में बैरिटा थाम लिया। बैरिट यूं भी मैंने पीठ पर लादी हुई थी। उस नाले का इख्तिताम एक चौड़े नाले में हुआ था। अगले 2 घंटे हम उसी नाले में चलते रहे। इस दौरान 2-3 आबादियों को भी पीछे छोड़ दिया था। हमारे सफर का इख्तिताम दरख्तों के झुंड में छुपे हुए अकेले मकान पर हुआ, जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजे पर झूलते ताले ने हमें मकान के खाली होने का मुजदा सुना दिया था। पलवशा ने कहा, मेरा ख्याल है यही जगह मुनासिब है। सही कहा। मैंने पिस्तौल को नाल से पकड़कर दस्ते से ताले को जरब लगाई। छोटा सा ताला फौरन खुल गया। अंदर दाखिल होकर हमने दरवाजा अंदर से कुंडी कर दिया। टॉर्च की रोशनी फेंक कर मैंने जायजा लिया। वो एक छोटा सा मकान था। दाखिली दरवाजे वाली जानिब छोड़कर मकान के 3 अतराफ में 2 कमरे बने हुए थे। मकामी तर्ज तामीर के मुताबिक छत पर 2 मोर्चे भी बने हुए थे। कमरों के सामने बारामदा मौजूद नहीं था। सामने वाले 2 कमरों के दरवाजों को ताले लगे हुए थे, जबकि बाकी कमरों के दरवाजे बाहर से कुंडी थे, उनमें ताले लगे हुए नहीं थे। पलवशा ने एक कमरे का ताला तोड़कर दरवाजा खोला। मैंने करीब होकर अंदर टॉर्च की रोशनी फेंकी। कमरे में बांध की बनी हुई 3 चारपाइयां दीवारों के साथ तरतीब से पड़ी थी। एक कोने में बड़ी जस्ती पेटी रखी थी और उस पर 2 ट्रंक रखे हुए थे। 3 चारपाइयों पर एक एक तकिया रखा हुआ था। खजूर के पत्तों से बनी 2-3 चटाइयां लपेटी हुई लोहे की पेटी पर रखी थी। चंद इस्तेमाल के बर्तन भी एक कोने में धरे थे। कमरे का जायजा लेकर हमने दूसरे कमरे का ताला तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लोहे की बड़ी पेटी में हमें बिस्तर रखे हुए भी मिल गए थे। पेटी के ऊपर रखे ट्रंकों में जनाना मर्दाना मलबूसात भरे थे। यूं लगता था जैसे घर वाले आर्जी तौर पर कहीं गए हुए हों। इस कमरे का दरवाजा भी अंदर से कुंडी करके हमने 2 बिस्तर चारपाइयों पर बिछाए और लेट गए। बरेटा पिस्तौल मैंने तकिए के नीचे ही रख दिया था। यूं भी रात के वक्त किसी के वहां आने का इम्कान न होने के बराबर था। कबील खान के आदमी भी इतनी जल्दी हमारे पीछे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। मैंने सोच लिया था कि अगली सुबह डी ब्लॉक पहुंचने की कोशिश करूंगा। पलवशा का काम अब खत्म हो चुका था। यकीनन वो खुदा हाफिज करने में ताखीर नहीं करती। ऊपर लेने के लिए हमें 2 हल्के कंबल जस्ती पेटी से मिल गए थे। थकन की वजह से मैं ज्यादा देर तक सोचों का खेल जारी न रख सका। सुबह मेरी आंख पलवशा के चारपाई से उठने पर खुली। मैं लेटा रहा। उसकी वापसी काफी देर बाद हुई थी, लेकिन उसके हाथ में पराठों का छाबा और दूसरे हाथ में पकड़ी केतली ने मुझे हैरान कर दिया। वो बोली, यहाँ बावर्ची खाना मौजूद था, थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा था, बस 1-2 ताले तोड़ने पड़े। मेरी आंखों में सवालिया हैरानी देखते हुए उसने फौरन वजाहत कर दी। मैंने पसंदीदगी के अंदाज में सर हिलाते हुए थैले से पानी की बोतल निकाली और कमरे से बाहर जाकर पानी के छींटे मुंह पर मारे। मुंह धोकर मैं अंदर आ गया। खामोश सी थी। उसकी खामोशी मेरे लिए हैरानकुन थी, लेकिन मैंने उसे छेड़ने की कोशिश न की। दूध न होने की वजह से उसने कहवा बनाया था। कहवा पीकर उसने मेरी जानिब देखे बगैर आहिस्ता से पूछा, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, इरादा क्या होना है, यहाँ से मैं डी ब्लॉक का रुख करता हूँ और तुम पहुँचो अंगूर अड्डे। अब यूं भी अपना काम मुकम्मल हो गया है। वो बोली, क्या? मुझे उसके चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार उभरते नजर आए। उसका गुस्सा मेरे लिए हैरानकुन था। मैंने पूछा, इसमें हैरान होने या गुस्सा करने की क्या बात है? वो बोली, तुम एक बुज़दिल, कम हिम्मत और बेवकूफ शख्स हो। मुझे तुम्हें कत्ल करने का इरादा तब्दील नहीं करना चाहिए था। यकीनन माहीन ने बिल्कुल ठीक किया था तुम्हारे साथ। तुम हो ही इस काबिल।
हाथ पकड़ा। रात देर तक जागने की वजह से सुबह की नमाज भी कज़ा हो गई। हम दोनों की आंख 9-10 बजे के करीब खुली। उठते साथ वो नाश्ता बनाने चली गई। उसकी वापसी कहवे की केतली और पराठों के छाबे के साथ हुई। बोली, राजू अपना दाना पानी यहाँ खत्म हो चुका है, बमुश्किल 2 पराठे ही बने हैं। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं तो कल ही जाने के लिए तैयार था। वो बोली, कोई बात नहीं, आज चले जाना। इत्मीनान भरे लहजे में कहते हुए उसने मेरे सामने पराठों का छाबा रख दिया। वैसे रोटी बनाना कब सीखा है, जबकि तुमने लड़का बनकर जिंदगी गुजारी है और लड़के ये काम नहीं करते। वो बोली, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में खाना बनाना भी सीखना पड़ता है। इसके अलावा जब चंद दिन छुट्टी पर जाती, अम्मी जान भी इस बात पर जोर देती कि मैं रोटी बनाना सीख लूं, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी लड़कों की तरह नहीं रहना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, यहाँ से सीधा अंगूर अड्डे तुम्हारे घर जाएंगे। तुम्हारी वालिदा और छोटे भाई को साथ लेकर तलागंग का रुख करेंगे। वहाँ पहुँचने के अगले दिन अबू जान और फुप्पो जान तुम्हारी अम्मी से बाकायदा रिश्ता मांगेंगी। तुम्हारे रिवाज के मुताबिक मुंह मांगी रकम अदा करेंगे और उससे अगले 2 दिन में हमारी शादी हो जाएगी। सच। उसने हाथ में थामी कहवे की प्याली नीचे रखते हुए वो पूरे जज्बात से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में खुशी के रंग कौसे कज़ाह की तरह झिलमिलाने लगे। इतनी खुश वो मुझे जिंदगी में पहली बार नजर आई। मैंने कहा, बिल्कुल सच, लेकिन शर्त यह है कि वापसी पर तुम मेरे साथ आने की जिद नहीं करोगी। वो बोली, तो यहाँ आपकी हिफाजत कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा? उसके अंदाज ने मेरे दिल में उसकी चाहत को मजीद बढ़ा दिया। कोई तो था जिसे मेरी परवाह थी। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो ये चाहत मेरे लहजे में शामिल थी। मैंने कहा, इससे पहले भी तो मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करता था, अब भी वही करेगा। बोली, वो तो ठीक है, लेकिन असबाब भी तो उसी रब्बे अजीम ने बनाए हैं। मैंने कहा, अल्लाह पाक ने मर्द को मुहाफिज बनाया है, न कि औरत को, और तुम्हारी यहाँ मौजूदगी मुझे कितना परेशान करती है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अगर तुम किसी मकाम पर हिफाजत के साथ मौजूद होगी तो मैं तसल्ली से अपना काम कर सकूंगा। वो शरारत से बोली, हाँ, जैसे मेरे सर पर रखे ग्लास को निशाना बनाते वक्त आपके हाथ कांप रहे थे। मैंने खुले दिल से एतराफ किया, बेशक। कहवे की प्यालियां और छाबा दूसरी चारपाई पर रख कर वो मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। उसने लाड भरे अंदाज में कहा, अच्छा मेरी तारीफ करो ना। उसके मासूमाना अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ये अच्छी जबरदस्ती है कि खुद मुंह से कहकर अपनी तारीफ करवाई जाए। बोली, बताओ ना, मेरी आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, होंठ कैसे हैं, कभी तो मेरे सामने भी मेरे हुस्न की तारीफ करो। मैं उसके चेहरे को देखता हुआ बोला, क्या मेरी आंखें तुम्हें नहीं बताती कि तुम कैसी हो? वो तुर्की बतुर्की बोली, जबान भी तो गूंगी नहीं है ना। मैंने कहा, तुम्हारे सामने गूंगी हो जाती है। मैं उठ गया कि 11 बजने वाले थे और मैं चाहता था कि हम शाम तक अंगूर अड्डे पहुंच जाएं। फिलहाल तो हमें ये अंदाजा भी नहीं था कि हम अंगूर अड्डे से कितना दूर हैं। हम सामान समेट भी नहीं पाए थे कि दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई। पलवशा ने चौंक कर मेरी जानिब देखा, शायद मालिक मकान लौट आया है। मैंने इत्मीनान से कहा, कोई बात नहीं, उसे माकूल मुआवजा दे देंगे। वो बोली, आपके कहने से पहले ही मैंने नमक मिर्च के डिब्बे में 5000 रुपए रख दिए हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया। उसी वक्त एक मर्तबा फिर जोरदार दस्तक हुई और दरवाजा मुसलसल खटखटाया जाने लगा। मैंने अंदेशा जाहिर किया कहीं मालिक मकान के अलावा कोई और ना हो। पलवशा ने कहा, मैं देखती हूँ। लोहे की पेटी पर पड़ा ट्रंक खोलकर उसमें से सुर्ख रंग का जनाना घगरा निकाल कर अपनी कमीज के ऊपर पहन लिया। मेरी जानिब देखते हुए बोली, कैसी लग रही हूँ? लेकिन मेरी आंखों से जाहिर होने वाले तासुरात देखते ही उसने शर्मा कर सर झुका लिया। बेशर्म पराई लड़कियों को घूरता है। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसने साइलेंसर लगा क्लॉक उठाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दस्तक देने वाले अब पश्तों में आवाजें भी लगाने लगे थे। दरवाजे के करीब जाकर पलवशा ने पूछा, कौन? दस्तक की आवाज बंद हुई और किसी ने मकामी लहजे में पूछा, घर में कोई मर्द है? वो बोली, नहीं, वो बाहर गया हुआ है। फिर किसी ने पूछा, क्या यहाँ आज या कल कोई अजनबी दिखाई दिया था? पलवशा ने नफी में जवाब दिया, नहीं। उसका सवाल सुनकर मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो गईं। एक लम्हे की खामोशी के बाद बाहर से आवाज आई, अच्छा दरवाजा खोलो, हमने घर की तलाशी लेनी है। पलवशा ने बनावटी घबराहट से कहा, आप थोड़ी देर बाद आ जाएं, इस वक्त घर में कोई नहीं है। आवाज आई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम बस एक नजर डालकर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे। पलवशा ने मेरी जानिब देखा। मैंने हाथ के इशारे से उसे दरवाजा खोलने का कहा और खुद कमरे का दरवाजा बंद करके किवाड़ की दुर्स से आंख लगा दी। बरेटा पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था। जरा सी गड़बड़ पर मैं पलवशा की मदद के लिए बाहर निकल सकता था। पलवशा दरवाजे की कुंडी खोलकर जरा पीछे को हट गई। इतना तो मुझे मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। कुंडी खुलते ही 2 दरमियाना कामत के मर्द अंदर घुस आए। दोनों ने हाथों में क्लाशनकोफें थामी हुई थी। एक जरा भारी तनोतोश का था जबकि दूसरा छरीरा बदन रखता था। मोटे ने पलवशा को देखते हुए पूछा, तुम्हारा घर वाला किस वक्त लौटेगा? उसने घरेलू खातून के अंदाज में कहा, बस थोड़ी देर तक आ जाएगा। इस दौरान दूसरे आदमी ने एक सरसरी नजर जहन में दौड़ाई और वो भी पलवशा की जानिब मुतवज्जे हुआ। मुझे महसूस हुआ कि उन दोनों की दिलचस्पी तलाशी लेने की बजाय पलवशा की जात में थी। मोटे ने अपने साथी की तरफ देखकर आंख से इशारा किया और वो सर हिलाता हुआ दरवाजा कुंडी करने लगा। पलवशा ने घबराए अंदाज में पूछा, ये आप दरवाजा कुंडी क्यों कर रहे हैं? मोटे ने शैतानी अंदाज में कहा, बस तुम्हारे कपड़ों की तलाशी लेनी है, कहीं तुमने कोई हथियार अंदर तो नहीं छुपाया हुआ।
और बेशर्मी से हंसने लगा। मोटे ने क्लैशनकोफ अपने साथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जरा ये पकड़ो, मैं इस बुलबुल को कपड़ों की कैद से निजात दिलाऊं और मुखाबरा भी ऑफ कर दो। उसने मोटे से क्लैशनकोफ लेकर कंधे से लटकाई और आईकॉम सेट ऑफ करते हुए बोला, जहाँ ये शोर करेगी अंदर ले जाकर इसकी तलाशी लेते हैं। और फिर मोटे के कुछ कहने से पहले पलवशा ने मजाहिया अंदाज में कहा, ये सही मशवरा दे रहा है। मोटे रिच। उन दोनों ने चौंक कर पलवशा की तरफ देखा, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले पलवशा ने दुपट्टे की आड़ से दायां हाथ बाहर निकालकर बेदरेख 3 गोलियां मोटे के साथी की छाती में मार दी, क्योंकि उसी के पास दोनों हथियार थे। गोली खाकर वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पलवशा ने पिस्तौल का रुख मोटे की जानिब कर दिया। मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। मोटे का रंग खौफ की शिद्दत से जर्द पड़ गया था। वो खुश्क होते होंठों पर जबान फेरने लगा। तो क्या ख्याल है मोटे, कमरा ठीक रहेगा या यहीं पर तलाशी लोगे? उसने हकलाते हुए कहा, मैं माफी चाहता हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने करीब जाकर पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे थे? वो बोला, किसी को भी नहीं, हम तो यूं ही बस। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा बाजू जोर से घूमा। चटाख की आवाज से सहन गूंज उठा। झूठ बोलकर तुम फकत अपनी अजियत बढ़ाओगे। वो बोला, हम सरदार कबील खान के कातिलों की तलाश में हैं और हम अकेले नहीं हैं। इस सारे इलाके को हमारे आदमियों ने घेरा हुआ है। इस मर्तबा उसने झट सारी बात उगल दी। मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया, अंदर चलो। वो बोला, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ छुपे हैं। मैंने कहा, अगर तुम ना भी रहो तब भी उन्हें ये बात बताने वाला कोई ना होगा। मैंने उसे बरेटा पिस्टल की नाल से टहुका दिया और वो मरे मरे कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गया। पलवशा मरने वाले की तलाशी लेने लगी। अंदर जाकर मैंने मोटे की कमीज उतरवा कर उसी कमीज से उसके हाथ पुश्त पर बांधे और उसे चारपाई पर बैठने का इशारा करके उसके सामने बैठ गया। इस दौरान पलवशा दोनों क्लैशनकोफे उठाए अंदर घुस आई। मैं उस पर तवज्जो दिए बगैर, जिस मोटे का नाम इनाम खान था, सवालों जवाब करने लगा। थोड़े बहुत तशद्दुद और फेंटी से उसने काफी मुफीद बातें बता दी। तमाम बातों का लुब्बे लुबाब ये था कि कबील खान के जानशीन जहांदाद ने सारे इलाके में अपने आदमी फैला दिए हैं। तमाम पार्टियां 2-2 और 3-3 अफराद पर मुश्तमिल हैं। हर पार्टी के पास आईकॉम सेट मौजूद है। परसों गोली लगने के बाद कबील खान ने जहांदाद खान को बता दिया था कि उस पर घात लगाने वालों में एक अच्छा निशानेबाज मौजूद है, जिसका मतलब यही था कि घात लगाने वालों में SS यानी मैं शामिल था। जहांदाद खुद उसकी मदद के लिए वहां पहुंचा, मगर मेरी फायरिंग से होने वाले नुकसान के बाद उसे मोर्चा बंद होना पड़ा। हमारे चले जाने के बाद भी वो काफी देर तक गोली के डर से आड़ में रहे और फिर जब उन्हें यकीन हो गया कि हम वहां से चले गए हैं, तब भी वो डरते डरते आड़ से बाहर निकले। वहां अपने साथियों में उन्हें 2 आदमी जिंदा भी मिल गए थे, गो वो शदीद जख्मी थे। नाले में पड़ी कबील खान की लाश देखकर जहांदाद गुस्से से पागल हो गया। वो कबील खान का सौतेला भाई था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कबील खान की मौत के बाद उसका सौतेला भाई ही कबीले का सरदार था और उस वक्त वो मेरी हिरासत में था। नाले में पड़ी कबील खान की लाश देखकर जहांदाद गुस्से से पागल हो गया था। उनकी तीनों गाड़ियों के 2-2 पहिए मैंने बेकार कर दिए थे। उसने 2 गाड़ियों के फालतू टायर लेकर एक गाड़ी को सफर के काबिल बनाया और उसमें कबील खान की लाश और 2 जख्मियों को लेकर वापस रवाना हो गया। बाकी अफराद को उसने हमारा पीछा करने का हुक्म दे दिया था। अगले दिन कबील खान के जनाजे के बाद वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरा था। मुझे और पलवशा को उसने पहाड़ी पर चढ़ते देख लिया था और इतना तो उसे मालूम था कि घात लगाने वाले सिर्फ 2 आदमी थे। उससे पहले सकलैन खान के बेटे की शादी में कबील खान के जिन आदमियों ने हमें देखा हुआ था, उन्होंने पहले से अपने साथियों के सामने हमारा हुलिया बयान किया हुआ था। इस तरह 2 + 2 4 करके उनके सामने हम दोनों बतौर कबील खान के कातिल जाहिर हो गए थे। रास्ते में जिन आदमियों ने हमें उस तरफ आते देखा था, उनसे उन्हें हमारे जाने की समत मालूम हो गई थी। अब ये हमारी बेवकूफ़ी या सुस्ती थी कि हमने 2 रातें वहां गुजार दी थी, जिसकी वजह से उन्हें हमारे करीब आने का मौका मिल गया था, वरना हम हरकत में रहते तो किसी महफूज जगह पर पहुंच गए होते। इनाम खान से तफसील मालूम करते ही मैं पलवशा की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसका क्या करें? उसने ग्लॉक पिस्टल की नाल इनाम खान की तरफ करते हुए 2 बार ट्रिगर दबा दिया। ठक ठक की आवाज के साथ वो चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात सजाए पीछे की तरफ गिर गया। 2 गोलियां उसकी छाती में लगी थी। उसे मारकर वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोली, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, अब यहाँ से निकलना एक मसला होगा। वैसे कुछ अंदाजा नहीं कि हम किस